अब आपकी एनसीईआरटी का जो अगला सब हेडिंग है वो है न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट, यानी कि आज इस वीडियो में जो है हम सिक्योरिटी के इस चैप्टर के अंदर न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट को समझेंगे कि एक्चुअल में ये इसके अंदर विश्व के सामने कौन कौन से नए थ्रेट जो है वो सामने आए कोल्ड वॉर के बाद या फिर 90s के टाइम पर। तो इसके अंदर सबसे पहला जो है वो आपका टेररिज्म यानी कि आतंकवाद जो है वो निकल कर सामने आता है। अब टेररिज्म भी अलग अलग तरीके से होते हैं, इसके कई टाइप्स होते हैं। इंटरनेशनल टेररिज्म में क्या होता है कि इंटरनेशनल टेररिज्म इन्वॉल्व्स द सिटीजन्स और टेरिटरी ऑफ मोर देन वन कंट्री, यानी कि ये जो आतंकवाद है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, इसमें एक से अधिक कंट्री जो है वो शामिल होती है। अगर हम खाली टेररिज्म की बात करें तो टेररिज्म क्या है? टेररिज्म बेसिकली वायलेंस है, एक तरीके से बिना किसी कारण के केवल अपनी बातों को मनवाने के लिए कि जो चीज़ उनको पसंद है वो चीज़ की जाए और जो चीज़ उनको नहीं पसंद है उसको बदलाव लाने के लिए ये जो टेररिस्ट होते हैं ये इस तरीके से खून खराबे वाली एक्टिविटी करते हैं ताकि जो वहाँ के लोग हैं और जो वहाँ की सरकार है उनके जहन में आतंक पैदा कर सकें। टेररिज्म इट रेफर्स टू पॉलिटिकल वायलेंस दैट टारगेटेड सिविलियन डिलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी ये एक तरीके से देखा जाए तो ये पॉलिटिकल वायलेंस है। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप सीक टू चेंज पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और कंडीशन दैट दे डू नॉट लाइक, यानी कि जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं वो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो कि उनको जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट या फिर जो कंडीशन वो पसंद नहीं करते हैं उसको चेंज करने के लिए इस तरीके की एक्टिविटीज़ वो करते हैं। अगर हम टेररिज्म के एग्ज़ाम्पल को देखें तो आप इंडिया के अंदर जो है वो जो प्लेन हाईजैक हुआ था इसका एक एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे जो है बॉम्ब की प्लांटिंग हुई है कई दफ़ा, या फिर कहें कि आज के टाइम पे अगर टेररिज्म को देखा जाए तो आपको ये आतंकवादी जो बॉम्ब अटैक होते हैं ये आपको नज़र आ जाएंगे। अगर इंडिया का एग्ज़ाम्पल लेके चलें तो मोटा मोटी देखें तो कितने ही टेररिज्म अटैक हुए हैं, लेकिन अगर जो आपकी दृष्टि में जिसको आप जानते होंगे या ऐसी घटना या इवेंट आप सुने हैं उसको अगर मैं बताऊं तो आपने जो है 2001 के अंदर जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था ये एक टेररिस्ट अटैक था। इसके बाद आपने ये न्यूज़ चैनल में बेसिकली आपने सुना होगा कि 2008 के अंदर जो है वो महाराष्ट्र यानी मुंबई के अंदर जो ताज होटल है उसके ऊपर जो टेररिस्ट अटैक है वो हुआ था। इसके अलावा हाल ही के टाइम पे अगर आपने देखा होगा तो पुलवामा अटैक हुआ, ये भी एक टेररिस्ट अटैक था। फिर उसके बाद पहलगाम अटैक हुआ, ये भी एक टेररिस्ट अटैक था। और अभी हाल ही में देखा जाए तो लाल किले के ऊपर जो एक गाड़ी के अंदर बॉम्ब फटा ये भी टेररिस्ट अटैक ही है, क्योंकि इसके अंदर आतंकवादियों ने एक सोच समझ एक प्लान के तहत जो है इस पूरी कार्यवाही को जो है वो अंजाम दिया था। तो इस तरीके से ये टेररिज्म जो है वो बिना किसी रीज़न के या बिना किसी कारण के जो है वो लोगों के मन में जो है वो आतंक फैलाने का काम करते हैं। हालांकि इनका एक स्पेशल मोटो होता है जिसको वो सरकार या फिर राज्य से पूरा करवाना चाहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और अब यहाँ पर हम नए थ्रेट को देखते हैं, वो है ह्यूमन राइट। बेसिकली ह्यूमन राइट के अंदर बात किया जाए तो इसके पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन राइट एक्चुअल में है क्या। बहुत से हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में अगर हम देखें तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ह्यूमन राइट की सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इसके अलावा अगर हम देखें ह्यूमन राइट वॉच, ये भी हमने जो है यूएन जब हम पढ़ रहे थे तो उसको हमने देखा था। तो ये क्या काम करते हैं, ये देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई ह्यूमन है तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का वायलेंस तो नहीं हो रहा है, मनुष्य को मनुष्य होने के नाते उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रताड़ना या शोषण तो नहीं हो रहा उसके ऊपर। तो इन सब चीज़ों की सेफ्टी के लिए या मनुष्य की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए जो है वो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओ हैं वो बनाए गए हैं ताकि ह्यूमन राइट को जो है वो बनाए रखा जाए। ह्यूमन होने के नाते उनके कुछ दायित्व हैं, उनके कुछ कर्तव्य हैं, इसके अलावा इसके साथ ही साथ उसके कुछ अधिकार भी होते हैं। तो ये सब एक मनुष्य को मनुष्य होने के नाते मिलने चाहिए। इसीलिए ये सिक्योरिटी का मामला और राइट का मामला इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जाता है और नेशनल लेवल पे भी देखा जाता है। तो ह्यूमन राइट के अंदर बेसिकली ये देखा जाता है कि मनुष्य होने के नाते मनुष्यों को कुछ
राइट दिए गए हैं जिसका जो शोषण है वो कोई नहीं कर सकता, चाहे वो स्टेट हो या फिर स्टेट के अंदर काम करने वाली गवर्नमेंट हो। अब इसके अंदर बेसिकली 3 तरीके के जो राइट हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला राइट अगर देखा जाए तो ये स्टार्टिंग से ही इमर्ज हुआ। सबसे पहला राइट है जो मनुष्य होने के नाते हर मनुष्य को मिलना चाहिए। इसके अंदर आता है आपका पॉलिटिकल राइट सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच और असेंबली। अब इस पॉलिटिकल राइट के अंदर बहुत सारे जो राइट हैं वो आपके जो हैं वो शामिल होते हैं, जैसे चुनाव करने का अधिकार या फिर राइट टू वोट जिसे हम कहते हैं, राइट टू वोट होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, उसको कुछ भी बोलने का अधिकार है, असेंबली कहीं भी संगठन बनाने का उसको अधिकार है, इसके अलावा कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, चुनाव लड़ सकता है। ये सारे जो राइट हैं ये बेसिकली सबसे फर्स्ट जनरेशन में या कहें कि जो ह्यूमन राइट के जो जितने भी फेसेस हुए तो उसके अंदर सबसे पहला जो फेस था उसके अंदर ये सारे राइट की डिमांड की गई थी कि एक मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जो है ये सारी राइट जो है उनको मिलने चाहिए। इसके बाद हम सेकंड देखें, जो दूसरा इनका फेस रहा या दूसरा चरण रहा, उसके अंदर इन्होंने इकोनॉमिक और सोशल राइट की बात करी। और अगर थर्ड या तीसरे टाइप की बात की जाए तो इस राइट में शामिल है कॉलोनाइज्ड पीपल और एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। तो आपकी एनसीईआरटी में ह्यूमन राइट को लेके ये 3 फेसिस या फिर 3 टाइप्स बताए गए हैं, ये आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। द वायलेंस ऑफ राइट शुड बी कंसीडर्ड यूनिवर्सल इशू एंड नॉट कन्फर्म टू एनी वन कंट्री। दिस इज द रीज़न वाई देयर आर इंटरनेशनल कन्वेंस ऑन राइट एंड सम राइट्स आर वायलेटेड। अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो वायलेशन है राइट्स को लेकर ये एक यूनिवर्सल इशू की तरह इसको देखा जाता है, इसीलिए कोई एक कंट्री जो है वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं होती, क्योंकि हर कंट्री में देखा जाए तो ह्यूमन राइट का कहीं ना कहीं वायलेशन हमें देखने को मिलता है। अगला जो थ्रेट है वो है ग्लोबल पॉवर्टी, यानी वैश्विक गरीबी या फिर वैश्विक निर्धनता। इट इज़ अनदर सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी। वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ अक्योर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, मैनी ऑफ विच आर very poor and have high poverty rates. Among the world poorest countries, population is expected to double in next 15 years. अब क्या बताया जा रहा है कि जितनी भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इसके अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पुअर होते चले जा रहे हैं और यहाँ की जो पॉवर्टी रेट है वो बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ये बताया जा रहा है कि जितने भी दुनिया के जो जितने पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं उनका पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है तो ये आने वाले 50 सालों में ये डबल हो जाएगा, यानी जिस स्थिति में जितनी गरीबी में वो अभी रह रहे हैं उससे डबल हो जाएगा आने वाले 50 सालों के अंदर। अब क्या बताया गया है कि हाई पॉवर्टी लेवल इन्फ्लेट्स द थ्रेट ऑफ वायलेंस एंड सिविल वॉर। अब ये हाई पॉवर्टी लेवल जो है वो किस चीज़ को जन्म देता है, वो वायलेंस को जन्म देता है और सिविल वॉर को भी जन्म देता है। अब जहाँ पर गरीबी होगी, निर्धनता होगी, लोगों के पास खाने के लिए नहीं रहेगा, रहने के लिए नहीं रहेगा, तो वहाँ पर वायलेंस और जो सिविल वॉर जैसी कंडीशन है वो खुद ब खुद निकल कर सामने आती है। ग्लोबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी अनइक्वल। इस तरीके से अगर हम ग्लोबल इनकम को देखें तो वो डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसका देखें तो ये अनइक्वल हो गया, यानी असमान रूप से हो गया है कि जो अमीर यानी कि डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी अगर हम ग्लोबल इनकम को देखें तो वो बहुत ज़्यादा होगी, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ जितनी भी हैं उनका जो इनकम होगा, ग्लोबल इनकम की बात हो रही है, तो उनका अगर ग्लोबल इनकम के रेट में अगर इस चीज़ को देखें तो उनका अलग होगा, यानी बहुत कम होगा। यानी यहाँ पर तो बिल्कुल ज़मीन और आसमान का अंतर आपको नज़र आएगा। वही बताया गया है कि ये जो कंट्रीब्यूट है अगर गैप में देखें तो ये नॉर्थन और साउथर्न कंट्री के बीच में एक तरीके से गैप या फिर विभाजन को ये पैदा करता है। सब सहारन रीजन ऑफ अमेरिका अकाउंट्स टू बी द पुअरेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो अफ्रीका का जो सब सहारन रीजन है ये दुनिया का सबसे
गरीब पुअरेस्ट पार्ट में से एक है, ऐसा माना गया है, या फिर आने वाले टाइम में ये ऐसा बन जाएगा। अगला जो इम्पॉर्टेंट थ्रेट्स है वो है माइग्रेशन। Poverty in South has led to large-scale migration to seek better life and better economic opportunities in the North। अब ये बताया जा रहा है कि जो माइग्रेशन का सबसे बड़ा तबका है या वो देखा जाए तो वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से ये लोग माइग्रेट होते हैं। साउथ के अंदर ऐसा बताया गया है कि लार्ज स्केल पर जो है वो माइग्रेशन हुआ है, और ये किस साइड पर, ये नॉर्थ की साइड पर हुआ है। और ये माइग्रेशन क्यों हुआ है, इसके पीछे बेटर लाइफ कंडीशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो है उसको देखा गया है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नॉर्थ के साइड पर ज़्यादा है, जिससे जो है बेटर लाइफ, उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी बदलेगी और उसमें सुधार आएगा। इसीलिए लोग जो है वो साउथ को छोड़ के नॉर्थ की तरफ जो है वो बढ़े हैं। दिस क्रिएटेड इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रिक्शंस। अब ये क्या है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल के अंदर जो है बहुत बड़े लेवल पर मतभेद पैदा करता है, यानी कि भेदभाव एक तरीके से देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर ये क्रिएट करता है कि जहाँ पर गरीब कंट्रीज़ हैं वो और गरीब होती जा रही हैं और अमीर कंट्रीज़ हैं वो और अमीर होती जा रही हैं। इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड लॉ मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज़। अब क्या होता है कि जो भी हमारे इंटरनेशनल लॉ और नॉर्म्स हैं वो माइग्रेंट्स और रिफ्यूजीज़ इसके बीच में अंतर करती हैं। अब ये देखा जाता है कि जो माइग्रेंट्स हैं उनको एक कंट्रीज़ जो है वो इनको नागरिकता देने की बात करें या सिटीजनशिप की बात करें, या फिर जिस कंट्री में ये माइग्रेट होकर गए हैं तो वहाँ की जो सिटीजनशिप है वो उनको देने से वो मना करते हैं, एक जो कंट्री है वो, या फिर और जो उस कंट्री की जो राइट्स हैं या फिर जो और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो माइग्रेंट को देने के लिए वो लोग मना करते हैं, जबकि रिफ्यूजीज़ को ये लोग जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। अब माइग्रेंट्स और रिफ्यूजीज़ में बहुत अंतर होता है। माइग्रेंट्स ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर बार को छोड़कर वो पर्टिकुलर एक कंट्री के अंदर चले जाते हैं, अब वो इसके ऊपर ही निर्भर हो जाते हैं। जबकि जो रिफ्यूजीज़ होते हैं, अब रिफ्यूजीज़ कौन होते हैं, जो शरणार्थी के रूप में एक कंट्री के अंदर जाके बसते हैं। अब ये खुद की मर्जी से नहीं जाते हैं, या तो ये वॉर की कंडीशन हुई हो, नेचुरल डिज़ास्टर हुआ हो, या फिर पॉलिटिकल दबाव इनके ऊपर आया हो जिस वजह से ये लोग यहाँ पर एक कंट्री के अंदर जो है वो जाके बसते हैं एक शरणार्थी के रूप में। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको सरकार भी सपोर्ट करती है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक तरीके से उसको इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो उभर कर सामने आया है। स्टेट आर जनरली सपोज टू एक्सेप्ट रिफ्यूजीज बट डू नॉट हैव एक्सेप्ट माइग्रेंट। अभी यही चीज़ मैंने आपको बताया। विल माइग्रेंट्स हैव देयर कंट्रीज टू ओरिजिन पीपल हु हैव फ्लीड देयर होम्स बट रिमेन विद इन नेशनल बॉर्डर आर कॉल्ड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। अब यहाँ पर आपसे जो है वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल कौन होते हैं इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इसकी परिभाषा जो है वो यहाँ पर भी बताई गई है कि ऐसे लोग जो अपनी कंट्री के अंदर, मतलब बॉर्डर एक देश है, वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी जहाँ पर उनका जन्म हुआ है उस कंट्री, उस जगह को या फिर उस शहर को वो छोड़कर अपनी कंट्री के अंदर ही, मतलब नेशनल बॉर्डर के अंदर ही जो है दूसरी जगह पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, यानी एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो इसको इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल कहा जाता है। इसके अलावा अगला जो इम्पोर्टेंट थ्रेट है वो है हेल्थ एपिडेमिक्स, कि एक नए सोर्स के रूप में जो है वो हेल्थ एपिडेमिक्स भी हमारे सामने आया है। सच एस HIV, एड्स, सार्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू have rapidly spread across countries through migration, business, tourism, and military operations. One country's success or failure in limiting the spread of these diseases affected everyone else. अब ये बताया गया कि जो ये नए तरीके के हेल्थ को लेकर इश्यूज आ रहे हैं, अब ये वायरसेस के रूप में जो है वो हमारे सामने आए हैं। हमेशा से एक ना एक महामारी जो है
हमें देखने को मिली है। जैसे स्टार्टिंग में अगर देखें तो HIV एड्स, सार्स और बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू जैसी जो महामारियाँ थी वो हमें एक नए थ्रेट्स के रूप में हमको देखने को मिली थी। फिर जैसे जैसे इसका इलाज किया गया, इसके लिए जो डोज हैं उसको तैयार किए गए, तो इसके बावजूद भी जो है ये ऐसा नहीं इसका सॉल्यूशन हमेशा के लिए हो गया। हालांकि इस बीमारी का तो सॉल्यूशन मिला, लेकिन जो हेल्थ एपिडेमिक्स है वो नए नए रूप में हमारे सामने आती रही है। जैसे अभी हाल में ही अगर हम कोविड-19 को देखें तो ये हमारे सामने निकल कर सामने आया, और हालांकि इसका भी जो है वो इलाज या डोज हमने बनाया, पूरे वर्ल्ड ने मिलकर जो है इस तरीके के जो वायरसेस होते हैं या महामारियाँ होती हैं इसका इलाज निकालती हैं। तो ये सब चीज़ें जो बीमारियां हैं नई नई, ये कहाँ से निकल कर सामने आती हैं? ये एक तरीके से देखा तो ये नया सोर्स ही तो है थ्रेट का, जिसका जो पूरी दुनिया है वो सामना कर रही है। तो इस तरीके से ये वो तमाम न्यू सोर्स हैं थ्रेट के जो वर्ल्ड के सामने हम देखते हैं, और ये किसी एक कंट्री विशेष से नहीं संबंधित होती है, बल्कि ये पूरे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो रहती है।